Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So I welcome you to this class of arterial blood gases. और जो है the norms will be that anyone who want to say something raise their hand, because if you are going to raise your hand I'll wait for the answer, otherwise I will move further. और if it's interactive तो आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे क्योंकि it is something which is new for you. आप लोगों ने ये चीज़ जो पहले नहीं पढ़ी है. Okay, so the first question is why we call it arterial blood gases. मतलब हम जब भी कोई जैसे ब्लड सीपी हम करवाते हैं तो वी डोंट से कि ये जो है आर्टीरियल जो है ब्लड सीपी, या अगर जो है यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट करा रहे हैं तो why do we call it, why are we calling it arterial? Yes, some people raise their hands. So I'm waiting for the answer in chat. जी जल्दी बताएं ताकि फिर आगे चलें. ओके, सो अच्छा, अब जो है ना मुझे जवाब दें. अब जो है ये जो है आपको आवाज़ आ रही है, सबको जिसको ना आए वो लिखे कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है. वी कॉल इट आर्टीरियल बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम आर्टरी. ऑलराइट, जो बाकी जो टेस्ट हमारे होते हैं दे आर नॉट आर्टीरियल, दे आर फ्रॉम वेन. यस, वेरी राइटली सेड. एग्जैक्टली कि जो है वेन और आर्टरी के अंदर जो है गैसेस के अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड होता है. तो नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर जो है हम जो सैंपल लेते हैं वो वीनस लेते हैं, और हमें जो वेन्स जो है आर्म्स के ऊपर हमें प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं. ब्लू कलर की क्यों होती है आंसर? तो जल्दी से रेज हैंड करें वरना आगे चलें, वैसे ही हम थोड़ा सा लेट हैं. नहीं जी, जैनुल्लाह जल्दी से टाइप कर लीजिए तो हम आगे चलें. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अच्छा, बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन. इंटरेस्टिंग, आई ऑलवेज गेट दिस आंसर्स. तो मतलब ये कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सिरिंज के अंदर आएगा तो ब्लू कलर का होना चाहिए. ऐसा नहीं है. अगर आर्टरी भी जैसे सुपरफिशियल होती तो वो भी हमें ब्लू नज़र आती. ये इस वजह से होता है क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्ट जो है आर्टरी तक जो है नहीं पहुंच रही है. बीच के अंदर स्किन है, फैट की लेयर है, तो वो जो है लाइट जो टूटती है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो ब्लू कलर का जो है हमें, या ग्रीन कलर का हमें नजर आता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो थोड़ा सा जो है डार्क होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिल्कुल जो है ब्राइट रेड होता है. तो ब्लू कलर का ब्लड नहीं होता है. और जो हमारी एनाटमी के एटलस के अंदर जो ब्लू कलर का दिखाया जाता है वो इस वजह से दिखाया जाता है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें. लेकिन जो रियल सर्जन होता है वो जब जो है रियल टाइम के अंदर जो देख रहा होता है तो नर्व्स येलो कलर की नहीं होती हैं, वो उनको फील करता है और उसकी जो है जो एनाटमी होती है उसके हिसाब से उसको पता चलता है. तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है वो हमें आर्टरी से लेनी होती है और ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है. आर्टरी को आप जो है पल्पेट करते हैं और उसके बीच में आप जो है सीधी सिरिंज से डालते हैं और आर्टरी के प्रेशर की वजह से जो पिस्टन होता है वो खुद ब खुद रेस हो जाता है. ठीक है जी. तो ब्लड ड्रॉ करने के लिए जो है आपको स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है और जो है उसके लिए स्किल्स डेवलप करनी होती है. फिर इस ब्लड को आइस के अंदर जब भिजवाया जाता है. तो पहला सवाल तो ये हो गया कि आर्टरियल ब्लड गैसेस ऐसे क्यों कहते हैं. दूसरा सवाल ये है कि हम करते क्यों हैं. आंसर है कोई? अच्छा, ये इस वजह से कहते हैं कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट हमारे पास आ गया, हमारे पास कोई हिस्ट्री भी नहीं है, तो ये हमारा जो है डायग्नोसिस के अंदर हमें हेल्प करता है, नंबर 1. नंबर 2, ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हमें हेल्प करता है ताकि हमें ये पता चले कि इसका कौन सा सिस्टम है जो कि ख़राब है.
फिर उसके बाद एक पेशेंट है जो वेंटिलेटर के ऊपर पहले से मौजूद है, तो इट एड्स इन मैनेजमेंट ऑफ वेंटिलेटर। फिर उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट इन एसिड बेस मैनेजमेंट अलाउ ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ मेडिकेशन, आप उसके हिसाब से अपनी मेडिकेशन को प्लान कर सकते हैं। और जो है इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस के अंदर जो है आर्टेरियल ब्लड गैसेस प्ले अ रोल। To access the ventilatory status of oxygenation and acid base status to access the response of an intervention, जैसे कि हमने वेंटिलेटर या फिर जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर की सेटिंग्स जो है वो डिपेंडेंट होती है आर्टेरियल ब्लड गैसेस की। So in real life, if a patient is in ICU, you might need to get ABGs done 3 times a day, 5 times a day, every hourly, every 2 hourly। तो ये इतना जो है जल्दी जल्दी आपको क्रिटिकल केयर के अंदर जो है करने पड़ते हैं। What are the components of arterial blood gases? So what is important for us is that we should know pH, PaCO2, PaO2, bicarbonate, ऑक्सीजन सेचुरेशन और बेस एक्सेस चाहे आप लोग अभी इसको आज के लिए ना याद करें। तो वी नीड टू नो pH, वी नीड टू नो PaCO2, PaO2 एंड बाइकार्बोनेट। अगर ये चीजें जो हमें जो आर्टेरियल ब्लड गैसेस के अंदर मिल जाती हैं तो वी कैन एस्टेब्लिश अ डायग्नोसिस। अब इनकी जो रेंजेस हैं, pH, अच्छा pH जो नॉर्मल pH जो एसिडिक भी ना हो, बेसिक भी ना हो, न्यूट्रल, वो कितना होता है? जो वाटर का pH है, एनीवन? यस, वेरी गुड, 7। तो वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है, और हमारी बॉडी, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द आंसर्स, वाटर का pH 7 होता है। तो जो बॉडी का pH है वो इट्स माइल्डली, अच्छा एवरीवन इज कंफर्टेबल विद लैंग्वेज या शुड आई गिव दिस प्रेजेंटेशन इन उर्दू? किसी को अगर उर्दू ना आती हो तो बता दे। ओके, सो जो नॉर्मल बॉडी का pH है इट्स माइल्डली अल्कलोटिक, इट्स बिटवीन 7.35 and 7.45। ऑलराइट, सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड that pH of body is between 7.35 and 7.45। Someone is requesting to give this presentation in Urdu plus Pashto. Okay, if you don't understand Urdu and you want something to be explained in Pashto, I'll try my best, क्योंकि हम लोग तो जो बहुत ज़्यादा हमारी पब्लिक डीलिंग है, तो पश्तो के अंदर ट्रांसलेशन में कर पाऊंगा। मे बी कोई समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो pH is 7.35 to 7.45। So the next question is that if it's acidosis, तो pH को क्या होगा? एसिडोसिस के अंदर pH को क्या होगा? वी नो कि एसिडोसिस के अंदर H आयंस बढ़ जाते हैं, तो pH को क्या होगा? वेरी गुड, pH will fall down, pH will fall between 7.35। वेरी गुड, तो आप लोगों को सब आता है इस लेक्चर का, तो कोई फायदा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर जो अल्कलोसिस होगा तो pH लेस देन 7.3 नहीं होता, इसके अंदर जो पॉइंट के बाद नहीं मोर नहीं होगा, पॉइंट के बाद जो सेकंड वैल्यू है उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 7.3 मींस के 7.30 से लेकर 7.39, तो इट्स अ वेरी लार्ज डिफरेंस। तो जब भी हम एबीजीज के अंदर बात करते हैं तो वो जो है 7.31, 7.32, तो इनके अंदर बहुत फर्क होता है। तो 7.3 कहना जो है ना वो मुनासिब नहीं होता है। और अल्कलोसिस के अंदर वेरी राइटली सेड pH will be more than 7.45। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं PaCO2 के ऊपर, which is partial pressure of carbon dioxide। It's between 35 to 45। PaO2 हमने कहा था कि हम जब PaO2 को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ठीक है 80 to 100। और बाइकार्बोनेट बिटवीन 22 to 27, कहीं पर 22 to 28 होता है। तो
बाइकार्बोनेट 21 to 27। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हम नहीं देख रहा है तो उसको अभी छोड़ देते हैं। तो पीएच का हमने डिसाइड कर लिया कि पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान होना चाहिए। इफ पीएच इज लेस इट मींस एसिडोसिस, इफ पीएच इज मोर इट्स मीन अल्कलोसिस। अच्छा जी, अब बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा बफर सिस्टम है वो जो है लंग्स और किडनी के ऊपर है। ठीक है, एक पार्ट उसका लंग है और एक पार्ट उसका किडनी है। लंग और किडनी मिल के पीएच को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है जी, लंग और किडनी मिलकर जो है पीएच को नॉर्मलाइज करते हैं। किडनी के पास कार्बन डाइऑक्साइड है और लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, और किडनी के पास बाइकार्बोनेट है। अब हम जो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड मिलता है, तो टू अंडरस्टैंड हम लोग जो है अपने होराइजन्स को थोड़ा ब्रॉड करेंगे और हम ये समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस। ठीक, तो अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो पीएच गिर जाएगा। ऑलराइट, और किडनी के पास अल्कली है, बाइकार्बोनेट इज एन अल्कली। बाइकार्बोनेट अगर जो है बढ़ जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगा। ऑलराइट, अल्कलोसिस हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगी, कोई शैलो और फास्ट ब्रीदिंग करेगा तो PCO2 जो है वॉश आउट हो जाएगी। PCO2 वॉश आउट हो जाएगी, एसिड निकल गया तो पीएच बढ़ जाएगा। ऑलराइट, दैट विल बी अल्कलोसिस। ठीक, और इसी तरह से अगर बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, किडनी ने ज्यादा बाइकार्बोनेट को स्टोर कर लिया तो उससे एसिड बढ़ जाएगा। सो टू पुट इन अ नटशेल, हमें जो है ABG से 4 डिजीजेस पता चलती हैं: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। Is everyone with me? All right. So what will happen in respiratory acidosis? In respiratory acidosis, pH will fall down and PCO2 will rise. In metabolic acidosis, pH will fall down and bicarbonate will fall down. ठीक है, तो एक जो सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं, रोम, ROME, रोम। ठीक है, रोम के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी के अंदर ऑपोजिट होगा और मेटाबॉलिक के अंदर जो है उसी साइड के ऊपर होगा। ठीक है, इज एवरीवन विद मी? गुड। सो द टर्म्स एसिड्स आर एसिडोसिस। अच्छा, एसिड से जो एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर डिक्रीज बाइकार्बोनेट, वाइल बेसिस के अंदर जो है अल्कलोसिस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लो और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर इट विल बी हाई। सो वी स्टार्ट विद द पीएच। सबसे पहले हमने पीएच देख लिया, पीएच ज्यादा है या कम है, तो हमें ये पता चल गया कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। देन वी मूव टू PCO2, क्योंकि आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट तो हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। अगर पीएच कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इफ बाइकार्बोनेट इज rearranged then we will calculate anion gap। और फिर जो लास्ट जो है चीज है वो है कंपनसेशन। वी नो के बफर्स जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है इसलिए काम कर रहे होते हैं कि पीएच को किसी तरह से नॉर्मल कर ले। सो व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर कि अगर पीएच नॉर्मल है तो इट मींस कि जो है एसिडोसिस या अल्कलोसिस नहीं है, वाज एन ओवर स्टेटमेंट जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ऐसा भी हो सकता है कि पीएच जो है नॉर्मल हो और साथ में एसिडोसिस हो। वो किस तरह से होगा? वो होगा कंपनसेशन से। व्हाट हैपेंस इज दैट
एनायन गैस कब मेजर करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पीएच जो है फर्ज कीजिए कि 7.36 है। PCO2 वो जो है डी रेंज है, 35 to 45 होता है, PCO2 50 है। तो पीएच किस तरह से नॉर्मल हुआ, पीएच इस तरह से नॉर्मल हुआ कि बाइकार्बोनेट जो है वो किडनी रिटेन करना स्टार्ट कर देगी। तो बाइकार्बोनेट जो कि जो है 26 होना चाहिए था वो 32 हो गया, तो पीएच नॉर्मल हो गया। तो वी विल कॉल इट कंपनसेटरी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो दिस इज कंपनसेशन, और कंपनसेशन हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन वैसे समझ में आई अभी तक? कि अगर जो है फर्ज कीजिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, no, won't be metabolic alkalosis with respiratory compensation. It will be metabolic acidosis with renal compensation. क्योंकि pH 7.36 है, मतलब it's toward the acidotic side within the normal limit. PCO2 is raised and bicarbonate is also raised. Compensation is always in the same direction. अच्छा जी, the body produce question. रिपीट कंपनसेशन अभी मैं रिपीट करूंगा, समझ में ना आए तो आज मैं एक और फॉर्मूला भी लाया हूँ। अच्छा, द बॉडी प्रोड्यूस एसिड डेली 15,000 मिलीमोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन वोलेटाइल एसिड्स between 50 to 100 milli equivalents. Lungs and kidney attempts to maintain balance. This we have already discussed. Step 1 एसिडीमिया है, एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है या नॉर्मल है पीएच। स्टेप 2 प्राइमरी डिस्टर्बेंस या रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। स्टेप 3 फॉर अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस इट इज एक्यूट और क्रॉनिक। तो ये हमें कंपनसेशन से पता चलता है। फॉर अ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेटिंग और नॉट, ये भी हमें जो कंपनसेशन से पता चलता है। फॉर अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज देयर इंक्रीज एनायन गैप, ये अभी हम देखेंगे। एंड फॉर इंक्रीज एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आर देयर अदर डिरेंजमेंट्स। ठीक है जी। So if pH is less than 7.35, it will be acidosis. If pH is more than 7.45, it will be alkalosis. This is usually the primary disorder. All right. Remember, an acidosis or alkalosis may be present even if pH is in the normal limit, which we have already discussed. You will need to check PaCO2, bicarbonate, and anion gap. All right. Is the disturbance respiratory or metabolic? What is the relationship between the direction of change in pH and the direction of change in PaCO2? In primary respiratory disorders, the pH and PaCO2 change in opposite direction. ये हमने पहले ही कर दिया था, wrong. Respiratory opposite, pH और जो PCO2 opposite direction के अंदर जाएंगे। pH कम होगा तो PaCO2 बढ़ेगा, pH ज्यादा होगा तो PaCO2 कम होगा। While in metabolic it will change in the same direction, क्योंकि जब अल्कली है तो जिस डायरेक्शन में अल्कली जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर जो पीएच जाएगा, ऑपोजिट में नहीं जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लें फिर उसके बाद इसको समझेंगे। एनायन गैप अभी मैंने बताया नहीं बेटा, अभी बताऊंगा। अभी जो आप जो ये समझो पहले। अच्छा जी, so we will read this first. Respiratory acidosis, pH will decrease and PCO2 will increase. Respiratory alkalosis, pH will increase and PaCO2 will decrease. Metabolic acidosis, same direction. pH decrease, PaCO2 will decrease. Metabolic alkalosis, same direction. pH will increase, PaCO2 will increase. जी, अब कोई सवाल? अगर टाइप कर रहे हैं तो रेज हैंड कर लें, वरना मैं आगे चलूं। यहां तक कोई मसला?
नहीं, वेरी गुड। अच्छा, जो रिपोर्ट आती है ना उसके अंदर जो है ये नहीं लिखा होता पीएच डिक्रीज है। अगर पीएच जो है आपको ये खुद इंटरप्रेट करना होता है कि पीएच इज 7.25 तो इट मींस डिक्रीज, PCO2 55 60 दैट इज इंक्रीज, बाइकार्बोनेट 18 एसिडोसिस में डिक्रीज। ऑलराइट, सो ये आप खुद इंटरप्रेट करते हो। In metabolic alkalosis, why is CO2 increased? Metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ये जो है मेरे ख्याल में जो है थोड़ा सा वो है, ये बाइकार्बोनेट है। अच्छा, लेकिन जो है ना एक चीज और है, एक सेकंड। ये जो है नजर आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना नजर? यस सर, पेंट स्क्रीन खोलिए ना सर आपने। हाँ जी बिल्कुल खोलिए। जी जी सर, आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो है सबसे पहले, लेकिन ये, ओहो, इसको कैसे यहाँ से मूव करूं? pH, PCO2, बाइकार। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच को क्या होगा? गिर जाएगा। PCO2 को क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई। PCO2 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है बॉडी क्या करेगी? बॉडी को करना यह है कि पीएच को नॉर्मल करना है। बॉडी के पास कोई तरीका नहीं है कि वो PCO2, क्योंकि जो एक सिस्टम जो खराब हुआ है, पेशेंट को COPD है, तो PCO2 को बॉडी सही नहीं कर सकती। बॉडी क्या करेगी? बाइकार्ब को इंक्रीज करेगी। अगर बॉडी इसके अंदर कामयाब हो गई तो पीएच नॉर्मल हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। ठीक है, तो पीएच वो जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो है पीएच डिक्रीज होगा, PCO2 इंक्रीज होगा, और अगर जो है कंपनसेशन स्टार्ट हो गई तो बाइकार्ब इंक्रीज होगा। कंपनसेशन एक चीज याद रखनी है, हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जो है पीएच को क्या होगा? यस, वेरी गुड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक कंपनसेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पीएच को क्या होगा? पीएच, वेरी गुड, डिक्रीज होगा। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, साथ में जो है क्या होगा? बाइकार्ब को क्या होगा? बाइकार्ब डिक्रीज होगा। और अब बाइकार्ब जो इस वजह से डिक्रीज हुआ है, सॉरी, पीएच इस वजह से डिक्रीज हुआ है कि एल्कली बॉडी में से निकल गया है। एल्कली बॉडी में से निकला है तो बॉडी क्या करेगी? कंपनसेशन किस तरह से होगा?
ओवर रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई है। तो कंपनसेशन हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर होता है, और अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन मिलती है तो मिक्स्ड डिसऑर्डर होता है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक दोनों का मिक्स डिसऑर्डर होता है। इसी तरह से अगर हम जो है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को करें तो उसके अंदर भी सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, और अगर हम जो है मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करें तो उसके अंदर भी सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। तो जिस साइड के ऊपर पीएच है उससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी डिसऑर्डर किस साइड पे है। ऑलराइट, यार ये जो इसके चक्कर में मैंने इसको कुछ कर दिया है। हाँ अब सही हो गया, सही हो गया। Very good. If failure of compensation, opposite won't change, right? Exactly. The metabolic disturbance are with compensation in this chart. I didn't get your question. Compensation is to normalize the abnormality present in the body. Yes. तो इसी तरह से जो हम अभी बात कर रहे थे ना, पीएच जो है नॉर्मल भी मिल सकता है, क्योंकि हम जो एबीजी उस वक्त नहीं करवा रहे हैं जिस वक्त डिजीज जो है स्टार्ट हुई है। हम तो एबीजी उस वक्त करा रहे हैं जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ है। तो पेशेंट कंपनसेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, बिफोर कंपनसेशन भी प्रेजेंट कर सकता है, और पेशेंट उस वक्त भी प्रेजेंट कर सकता है जब जो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक सिस्टम दोनों जो फेल हुए हैं। सो एबीजी से हमें पता चलता है, ठीक है। और ये पहला लेक्चर है आपका एबीजीज के बारे में। विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट मोर, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है। So now I'll read out. A normal byproduct of cellular metabolism is carbon dioxide. CO2 is carried in the blood to lungs, where excess carbon dioxide combines with water to form carbonic acid. We have already discussed. The blood pH will change according to a level of carbonic acid presence. This triggers lungs to either increase or decrease the rate and depth of ventilation until the appropriate amount of carbon dioxide has been re-established. All right. तो जैसे ही जो रीनल फेलियर होता है, जैसे ही जो है किडनीज जो है वो बाइकार्बोनेट जो है ज्यादा एक्सक्रीट कर देती हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फौरन जो है काम शुरू कर देता है। विद इन जो है मिनट्स, सेकंड्स टू मिनट्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काम स्टार्ट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन या एक्सक्रीट करता है। लेकिन स्विफ्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन कंप्लीटली कंपनसेट नहीं कर सकता है, ठीक। सो जो पेशेंट जिनको जो किडनी डिजीजेज होती हैं, दे हैव गॉट हाइपरवेंटिलेशन, ऑलराइट, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं कर सकता है। किडनी टेक्स 2 to 5 days टू कंपनसेट, लेकिन इट्स अ बेटर सिस्टम और वो जो है पीएच को नॉर्मल ला सकता है। The renal buffer response, in an effort to maintain the pH of blood within its normal range, the kidney excrete or retain bicarbonate. As blood pH decreases, the kidney will compensate by retaining bicarbonate, and as the pH rises, the kidney excrete bicarbonate through urine. Although the kidney provides an excellent means of regulating acid-base balance, the system may take from hours to days to correct the imbalance. When the respiratory and renal system are working together, they are able to keep the blood pH balanced by maintaining 1 part of acid to 20 part of bases. यहां तक सब समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। वन पार्ट ऑफ एसिड टू 20 पार्ट ऑफ बेस, छोड़ दो इसको।
There was this sentence in the slide that pH can be normal, but acidosis or alkalosis can be there. So can you guess the answer? You will tell me how it is possible. Yes, due to compensation. Very good. देखें, दोबारा से बात करते हैं. पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, जिसकी वजह से PaCO2 बढ़ गया. पीएच को जो है वो फॉल हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर के बाद या 2 दिन के बाद जो है किडनी ने बाइकार्बोनेट रिटेन करना शुरू किया. एसिड और अल्कली जब जो है एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, 1 पार्ट ऑफ एसिड टू 20 पार्ट ऑफ बेसिस जो बात हो रही है, तो उससे पीएच वापस से नॉर्मल हो जाएगा. ऑलराइट, डिड यू गेट दैट? समझ में आया? गुड. Sir, how do we assess that respiratory compensation is defective, since the situation will look like respiratory acidosis instead of metabolic acidosis? No, it won't look like that. pH normally है 7 point. हम दोबारा से respiratory acidosis की एग्जांपल करते हैं. pH है, I'll wait for your questions बोला. अच्छा, pH है वो 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है. इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो हमने एबीजीज कराई उसके अंदर pH है 7.36, which is within the normal range, but it is towards the acidotic side. All right. इसका बाइकार्बोनेट है से 35, which is much higher. ठीक. अगर जो है रीनल सिस्टम इन्वॉल्व होता तो बाइकार्बोनेट जो है कम होना चाहिए था फॉर एसिडोसिस, और इसका PCO2 है 60, जो कि अपर लिमिट है 45. तो pH is towards the lower side. PCO2 which causes acidosis is much higher. Bicarbonate which if decreases causes acidosis, it is towards the higher side. So it means it's compensating. और जो एरो होगा वो जो है सेम साइड के ऊपर है. ऑलराइट, so it means compensation. Did you get that? Respiratory acidosis with renal compensation. Very well said. फायजा ने मेरी बात समझ ली है कि नहीं? अगर यस कह देगी तो हम आगे चलेंगे. गुड. नहीं तो माहम फातिमा ने किया. आई एम वेटिंग फॉर फायजा's रिप्लाई कि मैंने उसको जो एक्सप्लेन किया उसको समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट करूं. एंड आई एम वेटिंग फॉर सना अशरफ्स क्वेश्चन आल्सो. गुड. ओके, हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. नहीं, इससे नहीं समझ में आएगा, वहीं जाना पड़ेगा. आपको मेरी चैट नजर आती है कि नहीं? ये जो चैट है, अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की. पीएच डिक्रीज हुआ है, ठीक है. PCO2 बढ़ा हुआ है, ऑलराइट, एंड बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है. लेट्स एज्यूम कि PCO2 वो अभी हम नहीं देखते. pH is reduced within the normal limit. Say it's 7.36. अगर इसके साथ टेक्नोलॉजी हो गई ना तो मैं इसको सही नहीं कर पाऊंगा. तो क्या करना है सर आपको? यार मुझे इसको वापस से जो है क्लियर करना है. ये तो ब्लू क्लियर करना है. हाँ, मुझे दोबारा लिखना है. दोबारा लिखना है सर. तो इसे कैंसिल करके दोबारा खोल ले सर.
दोबारा से खोलूं? हाँ आ जाएगा। डोंट सेव। जी सर, ठीक है ना सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ओके जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो है, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। pH, PCO2 बाइकार्ब। अब देखो राइटिंग भी अच्छी हो गई ना प्रैक्टिस कर करके। pH हो गया है 7.36, PCO2 है 50 और बाइकार्ब है लेट्स से 30। तो pH is normal लेकिन towards acidosis. PCO2 is increased and bicarbonate is increased. तो इट मीन्स के ये कंपनसेशन है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। अगर ये कंपनसेशन नहीं होती तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर ये मिक्स डिसऑर्डर होता। pH is towards lower side which means के there is acidosis. अगर हम फर्स्ट करो हम बाइकार्ब पहले देख लेते हैं, it's towards alkalosis side और PCO2 is towards acidotic side. So this is respiratory acidosis with metabolic compensation. अब समझ में आया कि नहीं आया? किसने पूछा था? यू आर क्यूट सर। आया समझ में कि नहीं? गुड। चलें वापस, क्योंकि अब ये मैं नहीं खोलूंगा। Fola Anwar, I am waiting for Fola Anwar's reply. नहीं समझ में आया? दोबारा समझाऊं? क्या चीज समझ में नहीं आई? No sir, I got it. Sir, if there was no compensation, will bicarbonate remain normal? अब जो है ना, इसकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज थी। ठीक है जी, इसी की किडनी कॉम्प्रोमाइज है। चलो अब नहीं खोलूंगा इसको। इसकी अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज थी तो इसका जो है पीएच जो है नॉर्मल नहीं होगा और इसका जो है PCO2 जो है वो जो है डिरेंज रहेगा और बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल लिमिट के अंदर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे थे हम। चलें आगे। ऑलराइट। अच्छा जी, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एमसीक्यूज के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन ये आई विल रीड देम फॉर यू। इफ प्राइमरी डिसऑर्डर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक्सपेक्टेड PaCO2 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा कि 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस माइनस 2। टू नो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर एक्सपेक्टेड PaCO2 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 21। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो आप अगर पीएच जो मालूम करना चाहते हो, डेल्टा पीएच इज इक्वल टू 0.08 इंटू PCO2 माइनस 40। तो दीज आर सब फॉर्मूलाज विच कैन बी रिमेम्बर्ड और विच कैन बी
मतलब अगर लिखे हुए होते हैं हम तो आईसीयूज के अंदर लिखते हैं कि उससे हम जो एक्सपेक्टेड जो है PCO2 मालूम कर लेते हैं और हमें कंपनसेशन का पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन जो है आपको ये याद करने की जरूरत नहीं। सो नॉर्मल जो है आर्टियल ब्लड गैसेस के अंदर पीएच 7.35 से 7.45 के दरमियान होता है, ये आपको याद करना जरूरी है, ये आपके जो एमसीक्यू के अंदर जरूर आएगा। PCO2 35 से 45 के दरमियान होता है। PO2 जो अभी तक हम नहीं देख रहे थे वो नॉर्मली बिटवीन 70 to 100 होता है। ठीक है, और जो सेचुरेशन होती है नॉर्मली वो बिटवीन जो है 93 to 98 होती है। बाइकार्बोनेट 22 to 26 होता है, कहीं पे 22 to 28 भी होता है। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है हमें याद करना जरूरी है। Sir, is it possible that pH is normal as in middle of range due to compensation, or is it always towards the acidic side? If it's due to acidosis, so it will remain on the acidic side. If it's alkalosis with compensation, it will be towards the higher limit of normal. बिल्कुल सेंट्रल में नहीं आ सकता है, ओवर कंपनसेशन बॉडी नहीं करती है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट वेदर एसिडोसिस और अल्कलोसिस गोज इन सेम डायरेक्शन टू कंपनसेशन, उसमें भी सेम डायरेक्शन में होगी। कंपनसेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पीएच डिक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी जब PCO2 को कम कर देगा, और जब PCO2 कम हो जाएगी तो पीएच वापस से नॉर्मल हो जाएगा। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो हमें एनायन गैप जो है कैलकुलेट करना है। एनायन गैप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि सोडियम जो कि पॉजिटिव आयन है, उसके अंदर से हम माइनस करेंगे नेगेटिव आयन्स, क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, और उसमें से हम जो है 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। पॉजिटिव में से हम नेगेटिव आयन्स को माइनस करेंगे और जो है उसमें से जो है 12 को माइनस करेंगे। नॉर्मल एनायन गैप इज अप्रोक्सीमेटली 12 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हम जो है एनायन गैप क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि गैप एसिडोसिस और नॉन गैप एसिडोसिस की जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है। जो मेटाबॉलिक गैप एसिडोसिस है उसका जो फॉर्मूला है वो है मट पाइल्स, ड्यू टू मेथनॉल पॉइजनिंग, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पैराल्डिहाइड पॉइजनिंग, INH पॉइजनिंग, लैक्टिक एसिडोसिस, फिर उसके बाद जो कुछ और पॉइजनिंग है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग है। और नॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसके अंदर जो है हाइपर एलिमेंटेशन, एसिडोलोमाइड, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, पेनक्रियाटिक फिस्टुला। इस वजह से एनायन गैप हम कैलकुलेट करते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पीएच बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, कॉजेज वॉमिटिंग, डायबिटिक्स और क्रोनिक डायरिया, हाइपोकैलीमिया, रीनल फेलियर। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बहुत ज्यादा नहीं होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है और ये जो है लंग्स के अंदर जो है बहुत होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर होता है। क्रोनिक कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई? अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स लाइक पोलियोमाइलाइटिस, काइफोस्कोलियोसिस उसके अंदर होता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो है पीएच डिक्रीज हो जाता है, PCO2 इंक्रीज हो जाता है और किडनी जो है कंपनसेशन के लिए बाइकार्बोनेट एक्यूट और क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कंपनसेशन से। एक्यूट के अंदर जो है किडनी के इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो पीएच जो है डिक्रीज होता है और जो है 0.08 फॉर एवरी 0.08 इंक्रीज इन PCO2 10 millimeters of mercury जो है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगर रीनल कंपनसेशन स्टार्ट हो जाती है तो फॉर एवरी 10 millimeters of mercury इंक्रीज इन PCO2 0.03
डिक्रीज इन जो है पीएच होता है। तो एक्यूट और क्रॉनिक को हम जो है फॉर्मूले की हमें आमतौर पर जरूरत नहीं होती, हम किडनी कंपनसेशन से हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर साथ में रीनल फेलियर हो तो फिर हम जो है इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ये आमतौर पे जो है एंजाइटी के अंदर होता है, और इसके अंदर जो है पीएच इंक्रीज होता है और PCO2 वॉश आउट हो जाता है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक, इसकी भी हमें अभी जरूरत नहीं है। तो हाउ टू एनालाइज एबीजी, कोई क्वेश्चन आ रहा है? Can pH be normal but there could be alkalosis or acidosis? If yes, then how? By compensation. pH normal. Can I answer this after a little while? एंड के अंदर दोबारा समझाता हूँ। आई थिंक आई एम फेलिंग। अच्छा जी, PO2 वो हमने देख लिया, pH हमने देख लिया कि एसिडोसिस की साइड पे है कि अल्कलोसिस की साइड के ऊपर है। फिर उसके बाद जो है जिस साइड पे है तो उसके हिसाब से हमने देखा कि जो है एसिडोसिस जो है वो मेटाबॉलिक पार्ट की वजह से है या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट की वजह से है, और दूसरे वाले को देख के हमने ये देख लिया कि कंपनसेशन हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। तो स्टेप 1 है एग्जामिन द सिचुएशन एंड PO2 so that we can know the oxygen status. स्टेप 2 एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। स्टेप 3 PaCO2 और बाइकार्बोनेट को हमने देख लिया कि कौन सा सिस्टम जो है इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद हमने कंपनसेशन देख लिया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने बहुत दफा देखा, दिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन, pH is decreased, PaCO2 is increased and bicarbonate is normal. Respiratory alkalosis, pH is increased, PaCO2 is decreased and bicarbonate is also a bit on the lower side. Metabolic acidosis, pH is decreased, PaCO2 is normal, there is no compensation, while bicarbonate is decreased. Metabolic alkalosis, pH7 is increased and bicarbonate is increased, PaCO2 is normal. What are compensations? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो कंपनसेट करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। In respiratory conditions, therefore, the kidneys will attempt to compensate, and vice versa. In chronic respiratory acidosis, the kidneys increase the elimination of H ion and absorb more bicarbonate. Buffer kicks within minutes, but ये हमने डिस्कस कर लिया जी। तो क्वेश्चन था सर, हाउ कैन pH be normal but there could be alkalosis or acidosis? नहीं, मैं इस क्वेश्चन गलत समझा था। We know that there is respiratory acidosis but pH is normal due to metabolic compensation. You got my answer? It won't be acidosis or alkalosis, but there will be respiratory failure, compensatory respiratory, which has been compensated by the renal system. All right. Any other question? ये बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है भाई। नॉर्मल एनायन गैप इज 12, दैट मींस वी हैव लेस एनायन एज कंपेयर्ड टू द कैटायंस इन द बॉडी, एंड इंक्रीजिंग एनायन गैप मींस मोर कैटायंस आर बीइंग एडेड, रिटेन्ड, एंड डिक्रीज एनायन गैप। यार इतना कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, नहीं पता मुझे। ये मेरे ख्याल में आपको कोई जो नेफ्रोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छा समझा सकेगा, सॉरी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? Different causes.
anion gap why we calculate anion gaps because we should हम जो है ना इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि हम डायग्नोसिस तक रीच कर सकें इस वजह से नहीं एनायन गैप जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर सिर्फ करते हैं अल्कलोसिस के अंदर नहीं करते सिर्फ एसिडोसिस और वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस These are the causes of increased anion gap and non-gap metabolic acidosis. तो ये सिर्फ और सिर्फ metabolic acidosis के अंदर है. जी कोई और चीज ठीक है सर कैन वी एंड द सेशन नाउ सर हाँ बिल्कुल ओके सर थैंक यू सो मच